दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने गुलाम वंश के बड़े शासकों के बारे में जानकारियां ली और आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश जिसका नाम आप लोग देख रहे होंगे खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, खिलजी वंश का समय शुरू होता है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक और महज 30 वर्षों तक शासन किया है। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला पहला वंश कौन है? खिलजी वंश। मेरे मित्र, खिलजी वंश में कुल 4 शासक हुए। कितने शासक हुए हैं? 4 शासकों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक भी कहलाया, जलालुद्दीन खिलजी। और दूसरा शासक इसका भतीजा एवं दामाद गद्दी पर बैठा, जिसे हम लोग जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद उसका बेटा बैठा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी के बाद इस खिलजी वंश का अगला शासक जो बैठा नासरुद्दीन खुसरो शाह, नासरुद्दीन खुसरो शाह, खुसरो शाह। यही 4 शासकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पर खिलजी वंश के केवल 3 ही शासक रहे। खुसरो शाह खिलजी वंश का शासक नहीं था, लेकिन इसी कार्यकाल में वह भी कार्य किया था, गद्दी पर आसीन हुआ था, इसलिए उसके बारे में भी पढ़ते हैं। यहां पर हम लोग बात करें कि खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, जिसने क्यूमर्स की हत्या करके गद्दी पर आसीन हुआ था। क्यूमर्स की हत्या करके किस पर आसीन हुआ? गद्दी पर आसीन हुआ जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, पूरा नाम है इसका, लेकिन हम लोग यहां जानेंगे जलालुद्दीन खिलजी के नाम से। खिलजी वंश की स्थापना को कुछ इतिहासकारों ने खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा है, खिलजी क्रांति। अब आप लोगों को मैं यहां स्पष्ट करूं कि खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति क्यों कहा गया। क्रांति का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन। जैसे कि आप पहले क्या थे? रत्नाकर डाकू थे, और कुछ वर्षों के बाद आप किसके रूप में मिल रहे हैं? वाल्मीकि के रूप में। ये बिल्कुल क्या है? आमूल चूल परिवर्तन। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकितः ब्रह्म समाना। आपके जीवन में जब क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए, यानी इसके पहले, आप इस वीडियो को देखने से पहले, ये कक्षाएं प्राप्त करने से पहले आपकी स्थिति क्या थी, और इस क्लास को देखने के बाद आप वर्दी में जब मुलाकात करें तो आपके जीवन में कैसा परिवर्तन हो गया? क्रांतिकारी परिवर्तन। तो खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा। किसने? इतिहासकारों ने। क्यों कहा गया खिलजी क्रांति? मैं आपसे बताऊं, खिलजी जो थे ये अफगानिस्तान के खल्ज क्षेत्र में रहा करते थे। सामान्य परिवार के लोग थे। इनके खानदान में कोई सत्ता शासन में नहीं रहा है। ये कभी ऊंचे योग्य पदों पर नहीं थे। पहली बार इस वंश का कोई व्यक्ति सुल्तान की गद्दी पर विद्यमान हो रहा है। तो ये लोग बिल्कुल मध्यम परिवार से संबंध रखते थे, और ये जब इन्होंने सत्ता स्थापित की तो मध्यम परिवार को तवज्जो दिया पहली बार। अभी तक तुर्कों ने मध्यम परिवार को तवज्जो नहीं दिया। बलबन तो कहा करता था कि गरीब और दलिद्रों को अगर मैं देखता हूं तो मेरे 206 नाड़ियां फड़फड़ा उठती हैं और इच्छा होती है मैं उनके इतने टुकड़े करूं ना, जिसका कोई जवाब नहीं। बलबन जलन करता है किससे? गरीबों और दलिद्रों से। वहीं पर बात किया जाए कि जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? उन छोटे वर्गों को अपने बराबर ले आया मित्र, और सामान्य वर्गों को अपने प्रशासन में शामिल किया। पहला इसने क्या किया? खिलजी क्रांति में कुलीनता का अंत किया। कुलीनता का इसने क्या किया? अंत किया। यानी केवल और केवल अब बड़े परिवार के लोग ही प्रशासन में शामिल नहीं हो सकते हैं, बल्कि छोटे परिवार के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इसने और क्या किया मित्र? कुलीनता का अंत किया। वंश परंपरा को इसने क्या किया? वंश परंपरा को भी समाप्त किया कि एक ही खानदान के लोग अभी तक सत्ता और प्रशासन में निरंतर बने रहते थे, उसको भी इसने क्या किया? समाप्त कर दिया।
अगली पहल जो होगी वो खिलजी क्रांति की बिल्कुल नींव होगी। और अगली पहल क्या किया मित्र, इसने योग्यता को वरीयता दिया। किसको? योग्यता को वरीयता दिया। कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, किसी भी परिवार का हो, अगर योग्य है तो उसे प्रशासन में उच्च पद दिया जाएगा। और इतनी ही नहीं, इस क्रांति की अगली बातें करें तो इसने हिंदुओं को भी उच्च पद दिया। यह बिल्कुल क्रांतिकारी बात ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि तुर्कों के द्वारा हिंदुओं को प्रशासन में बेहतर ओहदा देना अपने आप में बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। तो इसने क्या किया? हिंदुओं को उच्च पद दिया। किसने? खिलजियों ने। इसीलिए खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इन 4 शासकों में सबसे योग्य और बेहतर शासक अलाउद्दीन खिलजी, और उसके पहले हम लोग जलालुद्दीन खिलजी की कथानक कहानियों को जानना आरंभ करते हैं। मित्र, शुरू करते हैं किसकी कहानी? जलालुद्दीन खिलजी कि किस तरह से इस गरीबी से उठ करके और ये सुल्तान की सत्ता तक पहुंचा ये व्यक्ति, कितने संघर्षों को करना पड़ा, कैसे कैसे मार्गों से गुजरना पड़ा, इसकी दास्तां मैं बयां करता हूं। कि यह गद्दी पर बैठा 1290 ईस्वी में महज 6 वर्षों का शासन किया था। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी एक सामान्य परिवार से था। जलालुद्दीन खिलजी भी सेवा जो शुरू किया था तो इसने अपनी सेवा की शुरुआत किया था बलबन के काल में। बलबन के काल में अपने सेवा की शुरुआत किया और बलबन के काल में इसने मंगोलों के खिलाफ बेहतर लड़ाई किया था। और इसके युद्ध कला को देखकर बलबन खुश हो गया था। बलबन ने इसे क्या किया? अपने दरबार में अंगरक्षक एवं सैनिक सहायक का पद दिया था। परंतु इसके राजनैतिक उदय कहाँ से होता है? तो राजनैतिक उदय इसका माना जाता है कैकूबाद के काल से। राजनैतिक उदय किसके काल में हुआ? कैकूबाद के काल में। कैकूबाद के काल में इसका राजनैतिक उदय हुआ, क्योंकि कैकूबाद ने इसे क्या किया था? अमीर ए हाजिब का पद दिया था। अमीर ए हाजिब का पद दिया इसे, और साथ में भटिंडा का सूबेदारी भी इसे दी। कहाँ की? पंजाब की। तो पंजाब का सूबेदार भी इसे बनाया था कुछ समय के लिए, और अमीर हाजिब का पद भी दिया था। किसे? जलालुद्दीन खिलजी को। मित्र, ये संरक्षक बना। सुल्तान बनने से पहले का सफर मैं बता रहा हूं। संरक्षक बना किसका? क्यूमर्स का। और क्यूमर्स की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठने के बाद मित्र इसने उपाधि धारण किया। किसकी? शाइस्ता खां की। परंतु इसे शाइस्ता खां की उपाधि दिया किसने था? कैकूबाद ने। और गद्दी पे बैठा 70 वर्ष की उम्र में गद्दी बैठ रहे हैं। चाचा का आधा पैर कब्र में लटका हुआ है। तलवारें पता नहीं बाजुओं पर रुक रही हैं कि नहीं। कहते हैं दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा सुल्तान था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो बिल्कुल ये उदार नीति का पालन किया। किसका? उदारता की नीति का पालन किया था। उदारता की नीति का पालन किया। यहां पर 2 बातें और शामिल कर लेना कि कितने वर्ष की उम्र पे गद्दी पे बैठा? 70 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। और इसे उदार सुल्तान के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का सबसे उदार सुल्तान कहते हैं। उदार सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। लोग इसे सबसे उदार सुल्तान कहे। किसे? जलालुद्दीन खिलजी को। उदारता की नीति क्या रही मित्र? तो इसने उदारता की नीति का पालन किया ठगों के दमन में। ठगों का दमन। ये ठग वही जो सोने को पीतल बता दें, जो बकरी को कुत्ता बता दें, ये वही ठग उस जमाने में थे, इस जमाने में भी हैं, जो ओरिजिनल नोट को डुप्लीकेट सिद्ध कर दें, आपके सामने ही आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं। इन्हीं को ठग कहते हैं। इन ठगों के प्रति इसने चाचा ने कौन सी नीति अपना दी? उदार नीति। इनको क्षमा कर दिया। इनका क्या करना था? नरसंहार करना था। एक सुल्तान के रूप में इन्हें समाप्त कर देना था। पर इसने क्या किया? इनको नाव पे बैठा करके ससम्मान भेज दिया। कहाँ? बंगाल। कहा इन्हें मारा पीटा न जाए। इसके अलावा इसने विद्रोहियों के प्रति कैसा किया? तो विद्रोहियों का इसने दमन करना था। अपने विद्रोहियों का दमन करना था, लेकिन विद्रोहियों के प्रति भी इसने क्या किया? उदारता की नीति अपनाई। अपने दुश्मनों के प्रति भी इसने कैसी नीति अपनाई? उदारता की। ये मेरे दोस्तों ये कहा करता था कि मैं
मुसलमानों के एक बूंद रक्त को भी बहाना नहीं चाहता हूं। इतना ज़्यादा उदार सुल्तान की सत्ता कितने दिन तक आखिर लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? ये आपके सामने कहानी चल ही रही है। ठगों का दमन, विद्रोहियों को सबके प्रति। कहते हैं इतना उदार और इतना सहज स्वभाव के सुल्तान के काल में अचानक एक विभीषिका कैसे हो गई? एक नेक अल्लाह का बंदा कैसे मारा गया? तो इस उदारता की नीति का एक अपवाद आ गया मेरे मित्र। वो अपवाद क्या था कि इसकी उदारता नीति कहाँ काम नहीं की कि इसके काल में कहते हैं सुल्तान ने क्या किया, एक ईरानी संत जो दिल्ली में आके रहता था, उसके खिलाफ दो व्यक्तियों ने सुल्तान के कान भर दिए। एक का नाम हथिया पायक और दूसरे का नाम निरंजन कोतवाल। दोस्तों याद रखना इस बात को। हथिया पायक और निरंजन कोतवाल ने जाके सुल्तान से कहा कि जो एक ईरानी संत है जिसका नाम क्या है, सिद्दी मौला, कि सिद्दी मौला जल्द ही सुल्तान की गद्दी पर बैठने वाला है। ये खबर सुनते ही सुल्तान ने, कहते ना कि इतिहास समझाता है कि कान के कच्चे मत बनो। किसी ने कहा बम फटा तो कहीं कहाँ फटा और भागे। अरे पगलू, देखना चाहिए, बम फटेगा तो तुम बचोगे। कान के कच्चे मत बनो। सुल्तान कान का कच्चा बना। हथिया पायक और निरंजन कोतवाल के बताए गए सूचना पर उसने आदेश दिया कि सिद्दी मौला की हाथी से कुचलवाकर हत्या करवा दी। और जैसे हत्या हुई उसके 10 से 15 दिन के भीतर सुल्तान का बड़ा बेटा मारा गया। लोगों ने कहा, सुन सुल्तान, ये अल्लाह का कहर है जो तुझ पे बरपा। तूने एक संत को मारा था। और बाद में यह बातें स्पष्ट भी हुई दोस्तों कि सुल्तान गलती कर बैठा, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहानी वापस नहीं आ सकती है, पर इसे अफसोस हुआ। तो इसने क्या किया, एक ईरानी संत की क्या करवा दी, हत्या करवा दी, जिसका नाम क्या था, सिद्दी मौला। और सिद्दी मौला की मृत्यु हुई कि इसके मृत्यु के कुछ ही दिन बाद क्या हुआ, सुल्तान का बड़ा बेटा, सुल्तान का बड़ा पुत्र की क्या हुई, बड़े पुत्र की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। खान खाना, जिसका नाम क्या था, खान खाना, वो भी समाप्त हो गया। ये सुल्तान की उदार नीतियों का अपवाद था। कथानक और कहानियां यहां से बढ़ती हैं। क्या सुल्तान ने चाहत किया कि नहीं कि साम्राज्य को बढ़ाया जाए कि नहीं? तो कहते हैं सुल्तान यह स्थिति न कर पाया कि अपने साम्राज्य को विस्तार कर सकता, लेकिन पहल करने की इसने थोड़ी सी शुरुआत ही की थी कि इतने में क्या हुआ, एक बड़ा विस्फोट हुआ। और विस्फोट क्या हुआ, 1290 ईस्वी में मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। छज्जू ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। मेरे मित्र, मलिक छज्जू कौन है? तो मलिक छज्जू बलबन का भतीजा है। कहा जाता है विरोधियों को संतुष्ट करने वाला पहला सुल्तान कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। अपने सभी विरोधियों को ऊंचा पद दिया था। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा भाई, जो आपका दुश्मन हो उसी को आप अपनी पूरी जमीनें दे दीजिए? ऐसा होगा? इतिहास कहता है ऐसे लोगों से क्या रहिए, सावधान रहिए। मलिक छज्जू ने विद्रोह किया। कब? 1290 में। इसने क्या किया, मलिक छज्जू से सूबेदारी छीन ली, क्योंकि मलिक छज्जू क्या था, सूबेदार था। इससे सूबेदारी छीन लिया। और ये कहाँ का सूबेदार था, कड़ा और मानिकपुर का। कड़ा बोले तो कौसाम्बी, कड़ा को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, कौसाम्बी। मानिकपुर बोले तो प्रतापगढ़, वहाँ का ये सूबेदार था। इसने क्या किया, इससे केवल और केवल क्या किया, सूबेदारी छीन लिया और कहा बेटा तू यहाँ से निकल जा। और ये लाहौर की तरफ चला गया। ये सूबेदारी छीन कर सुल्तान ने क्या किया, तो सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया। सूबेदारी छीनकर किसे दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार बना दिया। कहाँ का, कड़ा और मानिकपुर का। अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि मेरा चाचा किसी काम का है नहीं, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रभुत्व और प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि कुछ तुर्कों ने कहा था कि लगता है कि सुल्तान से बेहतर तो आप ही हो। और यह बात खटक गई किसके मन में, अलाउद्दीन के मन में। और अलाउद्दीन ने अपने अभियान का नेतृत्व यहाँ से शुरू करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चाचा से अनुमति मांगी और 1292 ईस्वी में किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की अनुमति से 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा पर अटैक किया। और अटैक करके क्या किया, लूटा। और लूटने के बाद आधा धन सुल्तान को दिया।
आधा धन किसको दे दिया? सुल्तान को दे दिया। सुल्तान एकदम फूल के गुप्पा हो गए, कहा जियो मेरे भतीजे, एकदम उदार ही है। और उसके भतीजे ने धन खूब भेज दिया, आधा आधा अपने पास अलाउद्दीन रखा, खूब खुश हुआ। और इस खुशी में उसने क्या किया सुल्तान ने, तो इस खुशी में सुल्तान ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को अवध का भी सूबेदार बना दिया। अभी तक कहाँ का बनाया था? कड़ा और मानिकपुर का, अब कहाँ का? अवध का सूबेदार बना दिया। मेरे मित्र, ये पगलई नहीं तो क्या है, अवध का सूबेदार बना दिया। अलाउद्दीन ने फिर अपने चाचा से अनुमति मांगी, परंतु इस अनुमति से पहले चाचा ने भी एक कारनामा किया था। इन्होंने, इनके मन में आया कि मैं भी क्या करता हूं, राजपूतों पे कंट्रोल करूं, और इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। रणथंभौर किले पर पहुंचने वाला था सुल्तान, जीतने वाला था जलालुद्दीन, कि जब उसने देखा कि रणथंभौर किला एकदम जर्जर अवस्था में है, तो उसने कहा कि ऐसे 10 किलों से ज़्यादा मैं मुसलमान के एक बाल को तवज्जो देता हूं। और बिना जीते ही इसने क्या किया, रणथंभौर को वापस चला आया था। और अलाउद्दीन खिलजी का भिलसा जुटकर जीतने के बाद मन और बढ़ा। और अब की बार अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया मित्रों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान से अनुमति लेकर के 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी बोले तो कहाँ पर? महाराष्ट्र में। देवगिरी पर अटैक किया। और उस समय देवगिरी का राजा जो होता था वो यादव वंश का राजा था, जिसका नाम था रामचंद्र देव। तो शासक कौन था मेरे मित्र? रामचंद्र देव था। और रामचंद्र देव पराजित हुआ और सुल्तान विजयी हुआ, ढेर सारा धन लूटा। देवगिरी से भी क्या किया? धन लूटा। पर कहानी में तो बदलाव अब लेता है। अब की बार अलाउद्दीन ने इस आक्रमण को करने से पहले अपने चाचा से, जलालुद्दीन से कहा कि चाचा मुझे चंदेरी पर आक्रमण करना है। पर उसने चुपके से कर दिया, कहाँ? देवगिरी पर। और एक भी धन अब की बार अपने चाचा के पास उसने भेजा नहीं। और जब भेजा नहीं तो जलालुद्दीन के कुछ सहायक सैनिकों ने उसे आगाह किया कि आप अपने भतीजे के मद में कुछ ज़्यादा ही मस्त हो चुके हैं, उस पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि वह जो धन लूट कर ला रहा है वो आपके खजाने में नहीं आ रहा है। पर सुल्तान मतांध ही बना रहा, अंधा ही बना रहा, कुछ भी रुख नहीं किया। कहते हैं सुल्तान इस बात को सुनकर जब कोई कदम उठाता, अगला कदम, कि इतने में क्या हुआ, अगले कदम उठाने से पहले इसकी भनक लगी किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। और जब भनक लगी तो उसने नाटकीय ढंग से एक पत्र लिखा कि चाचा जान, मैं आपसे कड़ा में मुलाकात करना चाहता हूं, और अगर आप अपने इस भतीजे से मुलाकात नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। चाचा तो उदार है, उसने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, मैं आऊंगा। और इस तरह क्या हुआ, वो घड़ी आ गई जब जलालुद्दीन का क्या हुआ, अंत हुआ। तो कहते हैं सुल्तान की हत्या, सुल्तान की क्या की गई? हत्या। कब? 1296 ईस्वी में। कहाँ? कड़ा व मानिकपुर के मध्य, कड़ा व मानिकपुर के मध्य में सुल्तान की क्या की गई? हत्या। और ये हत्या किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान कड़ा और मानिकपुर के मध्य पहुंचा, अलाउद्दीन से मुलाकात किया। अलाउद्दीन से जैसे गले मिला, अलाउद्दीन ने अपने सैनिक को इशारा किया और उसने पीछे छुरा घोंपा। तब तक जलालुद्दीन भगा यहाँ से, दूसरे सैनिक को इशारा किया, उसने चाचा का धड़ अलग किया और चाचा का चाचा हो गया, कहानी खत्म हो गई। और यहाँ से सत्ता आ गई किसके हाथ में? अलाउद्दीन। इधर कड़ा और मानिकपुर के मध्य में चाचा का उसने सर धड़ से अलग कर दिया, इधर रक्त की धाराएं बह रही हैं, उधर सरदार लोग जश्न मना रहे हैं, अलाउद्दीन की ताजपोशी हो रही है। अरे राजनीतिक सत्ता, तुमने क्या क्या नहीं किया, अपनों को मारा, सबको मारा, परिवार को मिटा दिया। ये राजनीतिक सत्ता की बहुलता देख रहे हैं कि अपना सगा भी नहीं इस पर मदद कर रहा है, अपने चाचा को भी इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। और इस तरह से ये गद्दी किसके हाथ में आ गई? तो ये गद्दी आ गई मेरे मित्र अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में। तो इस खिलजी वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो अगला शासक बैठा गद्दी पर, अलाउद्दीन खिलजी। इसे संक्षिप्त में हम लोग ADK के नाम से जानेंगे। हमें भी लिखने में सरलता होगी और आपको जानने में भी सरलता होगी। पहले बात हम लोग मित्र बात करें तो ये गद्दी पर बैठा 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक 20 वर्षों का शासन था। कितने वर्षों का? 20 वर्षों का सफर था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी जो था ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, लेकिन जलालुद्दीन ने अपनी बिटिया का विवाह इससे कर दिया तो ये दामाद हो गया। भतीजे से बने दामाद की
लिप्सा ने इतना बढ़ा दिया कि अपने ससुर व चाचा की हत्या कर स्वयं गद्दी पर बैठा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसकी थोड़ी सी हम लोग आरंभिक कहानियों के बारे में बात करें तो मित्र इसका नाम मिलता है, मूल नाम था अली गुरसास्प। अली गुरसास्प इसका मूल नाम था और इसके पिता का नाम था सिहाबुद्दीन, जो जलालुद्दीन का भाई हुआ करता था। और कहते हैं जब ये गद्दी पर बैठा मित्र, तो इसने गद्दी पर बैठते ही इसने उपाधि धारण किया। तो गद्दी पर बैठते ही इसका भी जो जोश था वो बिल्कुल किसकी तरह था? अलेक्जेंडर तृतीय की तरह। इसने कहा मैं पूरी दुनिया को रौंद डालूंगा। इसकी उपाधि जो मिलती है वह मिलती है सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी, इसको हम लोग दूसरा सिकंदर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। पहला सिकंदर कौन था दोस्तों? पहला सिकंदर है अलेक्जेंडर तृतीय, जो यूनान से आया था, जिसे हम लोग सिकंदर महान कहते हैं। दूसरा सिकंदर कौन है? सिकंदर ए सानी, अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी उपाधि इसकी मिलती है, तो अगली उपाधि या धारण किया था इसने अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर बैठने के बाद, अमीर उल मोमिनीन अगली उपाधि इसकी थी। खलीफा से आरंभ में मान्यता इसने नहीं लिया था, तो अमीन उल मिल्लत या अमीन उल मोमिन। और इसके बारे में कहा जाता है, इसे अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखना मित्र। तो एक तो दूसरा सिकंदर इसे कहा गया, आगे अमीर उल मोमिनीन कहा गया। इसके अलावा इसे मध्यकाल का समुद्रगुप्त कहते हैं। मध्यकाल का समुद्रगुप्त कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने भी वही नीति का अपनाया, उसी नीति का पालन किया जिसको समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को जीतने में किया था। आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा इसे जनता का चरवाहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनता का चरवाहा कहा जाता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और इसके अलावा मित्र अगली जो इसके बारे में उपाधि मिलती हो, विश्व का विजेता। इसने कहा मैं पूरी दुनिया को रौंदना चाहता हूं, इसलिए विश्व का विजेता और युग का निर्माता भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग का निर्माता। परंतु ये सारे शब्द किसने प्रयोग किए हैं? तो जनता का चरवाहा, विश्व का विजेता, युग का निर्माता, इसके कवि ने कहा था, जिसका नाम क्या था? अमीर खुसरो। तो अभी कवि की अगर बात करें तो एक कवि अपने मालिक की कितनी प्रशंसा करता है, इसके लिए आप मेरा पहला क्लास का वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा एक कवि अपने मालिक की कितनी तारीफ कर सकता है। दोस्तों जब ये गद्दी पे बैठा, इसने बर्नी के अनुसार 2 योजना बनाया। इतिहासकार बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन ने बर्नी के अनुसार 2 योजना बनाया सुल्तान ने। पहली योजना क्या थी? तो 2 योजनाओं में पहली योजना थी विश्व विजय की योजना। इसने कहा मुझे पूरी दुनिया जीतना है, विश्व विजय की योजना। और दूसरी योजना क्या थी? तो दूसरी योजना थी नए धर्म चलाने की योजना। नए धर्म चलाने की योजना, यानी एक सुल्तान क्या बनना चाहता है? अल्लाह बनना चाहता है। गद्दी पर बैठते इसने भी कठोरता की वैसी ही नीति का पालन किया जैसे किसने किया था? बलबन ने। इसने भी दरबार में हंसी मजाक सारी गतिविधियों को बंद करवा दिया। परंतु जब इस कहते हैं कि इसके मित्र, इससे एक ही व्यक्ति बोलता था, उसका नाम क्या था? मित्र। तो मित्र अलाउल मुल्क के सलाह पर इसने क्या किया? मित्र अलाउल मुल्क के सलाह पर इसने योजनाओं को क्या किया? त्याग दिया। दोनों योजना उसने कहा कि पागल मत बनो, केवल भारत को जीत लो, बहुत है, दुनिया को बाद में जीतना। इसको समझ में आ गया। कहा दोस्तों बढ़िया कह रहे हो। दूसरा इसने कहा पहले यहां सत्ता स्थापित करो, यहां धार्मिक गतिविधियों पर कंट्रोल करो, फिर एक नया धर्म चला लेना। ये दोनों बातें समझ में आ गई और इसने क्या किया? दोनों चीज़ों को त्याग दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कहा जाता है मित्र यहाँ से इसके सफ़र की कहानियाँ शुरू होती हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसे हम लोग खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, और इस पूरे दिल्ली सल्तनत का अगर कहा जाए तो सबसे बेहतर और महान शासकों में भी इसे कहा जा सकता है। किस दृष्टिकोण से? साम्राज्य विस्तार की दृष्टिकोण से। अलाउद्दीन खिलजी सत्ता को संभाला कि उसके सत्ता को भी चुनौती दे रहे थे उसके प्रतिद्वंदी,
और प्रतिद्वंदी क्या कर रहे थे, छिप छिप कर विद्रोह कर रहे थे। और इस विद्रोहों की खबर मैं आपको बताऊं तो अलाउद्दीन खिलजी के काल के प्रमुख विद्रोह कुछ हुए थे। तो इन प्रमुख विद्रोहों में पहला विद्रोह किसका था, तो पहला विद्रोह था मित्र किसका, तो पहला विद्रोह मिलता है नौ मुस्लिमों का विद्रोह। किसका विद्रोह, नौ मुस्लिमों का विद्रोह। अब नौ मुस्लिमों के विद्रोह को अगर जानना है तो थोड़ा सा इधर ध्यान देना होगा। इस रुख को आप ध्यान दीजिए मेरे मित्र कि मंगोलों का आक्रमण, मंगोलों का क्या हुआ था, मंगोलों का अटैक हुआ किसके काल में, तो मंगोलों का अटैक हुआ था जलालुद्दीन के काल में, जलालुद्दीन खिलजी के काल में। जलालुद्दीन खिलजी के काल में मंगोलों का अटैक किया था किसने, अब्दुल्ला ने। और जलालुद्दीन की सेना ने अब्दुल्ला को पराजित कर दिया और दोनों में संधि हुई कि साहब अब हम लोग एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे नहीं और युद्ध नहीं करेंगे। दोनों में सहमति बन गई, हुआ कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करना। पर मृत्यु क्या हुआ, अगली कहानी बढ़ती है कि इस संधि का उल्लंघन कर दिया किसने, अब्दुल्ला खां के बेटे उलूग खां ने। उसने आक्रमण किया, फिर भी सुल्तान की सेना से पराजित हुआ। तो कहते हैं कि क्या किया, अब्दुल्ला के बेटे उलूग खां ने, अब्दुल्ला जो मंगोल शासक है उसके बेटे उलूग खां ने 4000 समर्थकों के साथ, 4000 समर्थकों के साथ क्या कर दिया, आत्मसमर्पण किया। और आत्मसमर्पण किसके सामने किया, जलालुद्दीन के सामने। कहा मालिक मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूं और आपके ही साम्राज्य में रहना चाहता हूं। जलालुद्दीन ने कहा पहले मेरे बिरादरी के तो बन जाओ, तब तो तुम्हें मैं आश्रय दूं। तो इन 4000 समर्थकों के साथ इन सभी ने क्या स्वीकार कर लिया, इस्लाम स्वीकार किया। और ये सभी जब इस्लाम स्वीकार कर लिए तो यही क्या कहलाए, यही नवीन मुसलमान कहलाए। क्या कहलाए मित्र, नवीन मुसलमान कहलाए। आपके कौन, मंगोल। और यही नवीन मुसलमानों को इसने कहाँ निवास दिया, तो सुल्तान ने इनको रहने की जगह कहाँ दिया, दिल्ली में। और दिल्ली में जहाँ इनको रहने की जगह दी उसे मेरे मित्र हम लोग किस नाम से जानते हैं, मंगोलपुरी के नाम से, मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। किसके निवास को, मंगोलों के निवास को। तो क्या हुआ, पहला विद्रोह इन नवीन मुसलमानों ने किया। दूसरा विद्रोह किसने किया, अकत खां ने, अकत खां ने। तीसरा विद्रोह किसने किया, मंगू खां ने, मंगू खां ने। और चौथा विद्रोह किसने किया, तो हाजी मौला। दोस्तों याद रखना, अभी हम लोगों ने इसके पहले के शासक को पढ़ा था जिसका नाम था सिद्दी मौला। सिद्दी मौला किसके काल में, जलालुद्दीन खिलजी के काल में। सिद्दी मौला किसके काल में, जलालुद्दीन खिलजी के काल में। हाजी मौला किसके काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। यह इसके भतीजे का विद्रोह था। तो 4 विद्रोहों में नौ मुस्लिमों का विद्रोह, अकत खां का विद्रोह, मंगू खां का, हाजी मौला का। अकत खां इसका भतीजा था, ये भतीजे का विद्रोह था। इसने भी सोचा वही मित्र कि जैसे इसने अपने चाचा का चाचा किया वैसे ये भी इसका क्या कर दे, चाचा कर दे। ये भतीजे का विद्रोह था। मंगू खां ये भांजे का विद्रोह था। किसका विद्रोह, भांजे का। पर हाजी मौला जो था ये सबसे बड़ा विद्रोह था। ये दिल्ली का कोतवाल बनना चाहता था, परंतु दिल्ली का कोतवाल था कौन, अलाउल मुल्क। और सुल्तान की अनुपस्थिति में हाजी मौला ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और गद्दी पर विद्यमान हो गया। जितने कैदी बंद थे सबको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद हुआ क्या मित्र कि सबको छोड़ दिया और सबको अपने पक्ष में किया। ये खबर जब सुल्तान को लगी तो सुल्तान ने क्या किया कि सुल्तान ने अपने वफादार सैनिक नुसरत खां को भेजा और उसने इसके विद्रोह को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इन विद्रोहों के उन्मूलन का उपाय ढूंढा। इन विद्रोहों के उन्मूलन का उसने उपाय जो ढूंढा, उस उपाय में पहला क्या था, तो पहला था इसने अमीरों की संपत्ति जब्त किया। अमीरों की क्या किया, संपत्ति जब्त किया। जितने अमीर थे इनकी संपत्ति को बिल्कुल कब्जे में लिया। दूसरा उपाय क्या था, गुप्तचर का गठन किया। गुप्तचर प्रणाली को संगठित किया, प्रणाली को संगठित किया इसने ताकि इसके साम्राज्य की हर खबरें इसको मिल पाए। तीसरा काम इसने मित्र क्या किया, मगपान का निषेध किया। मगपान का क्या किया, निषेध कर दिया। किसने, अलाउद्दीन ने। चौथा काम क्या किया, अमीरों के समारोह पर रोक लगा दिया। अमीरों के समारोह पर इसने क्या किया, समारोह पर रोक लगा दिया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने रोक लगा दिया। किसके,
समारोहों पर, अमीरों के समारोहों पर। इस चारों तरफ से क्या किया, चारों उपाय करके सभी विद्रोहों का इसने बिल्कुल क्या कर दिया, दमन कर दिया। तो इस तरह से उन्मूलन के उपाय किए, संपत्ति जब्त कर ली, गुप्तचर प्रणाली का गठन कर दिया, मद्यपान का निषेध कर दिया, अमीर समारोहों पर रोक लगा दिया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों यहाँ से बताएं तो इस शासक की पूरी जो नींव टिकी है, इसकी जो सत्ता पूरी थी, वो सत्ता केवल 3 आधारों पर टिकी है। और उसमें पहला क्या था, तो इसके पहले कार्य की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहले साम्राज्यवाद, क्या, साम्राज्यवाद सबसे बेहतर। और दूसरा क्या थी, बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था। तो साम्राज्यवाद और बाजार व्यवस्था ये दोनों किसके लिए था, सेना के लिए। जितनी बेहतर सेना होगी उतना बेहतर साम्राज्य होगा। और उनके लिए उसने क्या किया, बाजार व्यवस्था। और तीसरा इसका प्रशासन, इसका प्रशासन। पर इसमें अगर आप शामिल करना चाहें तो इसके स्थापत्य को भी शामिल कर ले, स्थापत्य कला। यही 4 चीज़ें भी बुरा आधार हैं किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। और इसके अलावा इसके काल की एक बड़ी समस्या क्या थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के इन स्वरूपों के अलावा समस्याओं में अगर हम लोग बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के काल की समस्या क्या थी, मंगोल आक्रमण, मंगोल अटैक। और मेरे मित्र, जो मंगोल अटैक का सफ़र शुरू हुआ है वो सबसे ज़्यादा किसके काल में, अलाउद्दीन की खिलजी के काल में। सर्वाधिक 6 बार अटैक हुआ है। किसके काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। कौन सा आक्रमण, मंगोल अटैक। और इसने क्या किया, मंगोल आक्रमण के खिलाफ इसने क्या कार्य किया, तो मंगोल आक्रमण के खिलाफ किले का निर्माण कराया। किसका निर्माण, किलों का निर्माण कराया, ताकि सुरक्षा हो सके। और इसमें एक किला आता है सीरी फोर्ड। कौन सा फोर्ड मित्र, सीरी फोर्ड किले का निर्माण। इसके इतर में मित्र इसने क्या किया, मंगोलों के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। कैसी नीति, आक्रामक नीति। आपको याद होना चाहिए पिछले क्लास का सेशन जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बलबन ने सुरक्षात्मक नीति अपनाई। अलाउद्दीन ने कैसे, आक्रामक, कि जहां मिले वहीं बूक दो, पकड़ो और पकड़ के मारो इनको, बिल्कुल रुकना नहीं है, डरना नहीं है, इनका कठोरता से क्या करो, दमन करो। और इन्हीं के खिलाफ इसने कौन सी नीति अपनाई, रक्त एवं तलवार की नीति, रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई मित्र। इसने किसके खिलाफ, तो मंगोलों के खिलाफ। और इनके विद्रोह को क्या किया, समाप्त किया। 6 बार आक्रमण किया था, पहला 1297 में और छठी बार 1326 ईस्वी में। इसी मंगोल आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, इसका एक सहायक सेनापति था, सेनापति जफर खां मारा गया था। कौन मारा गया था, जफर खां मारा गया था। किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का। और मित्र, इस समस्या के अलावा बताएं तो अलाउद्दीन के साम्राज्यवाद की नीति को व्यवस्थित और विस्तृत करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया था, उसके वफादार सरदारों ने। और ये कई बार कहता भी था कि अल्लाह का रहमो करम है कि मुझे मालिक ने इतने योग्य, सुयोग्य और बेहतर सरदार दिए हैं जो मेरे शासन के अंग हैं, मेरे भुजाएं हैं, जो मेरे साम्राज्य को बिल्कुल संभाले हुए हैं। तो इसके प्रमुख सरदारों में अगर मैं बात करूं तो इसके प्रमुख सरदार हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के। कौन सरदार आते हैं, तो एक का नाम था जफर खां, दूसरा सरदार अकत खां। इसके अलावा थे उलूग खां के अलावा नुसरत खां। और नुसरत खां के अलावा अगला एक वफादार सरदार और था मलिक काफूर, जो एक हिजड़ा व किन्नर था, मलिक काफूर। इन्हीं वफादार सरदारों ने दिल्ली साम्राज्य में बिल्कुल क्या कर दिया, दिल्ली साम्राज्य को स्वर्णिम काल की तरह एकदम इतना विस्तृत किया कि पूरे दक्षिण भारत तक विस्तार पहुंचा दिया। किसका, दिल्ली सल्तनत का। और इन सभी वफादार सरदारों के कारनामों को अगर मैं बताऊं तो पहले ही इसके हम साम्राज्यवाद की नीतियों को स्पष्ट करते हैं कि अलाउद्दीन ने पहला प्रमुख कार्य क्या रखा, साम्राज्यवाद। साम्राज्य का विस्तार करना है और धन की प्राप्ति करना है, इस उद्देश्य से उसने क्या किया, सैन्य अभियान करवाया। और इसके साम्राज्यवाद नीति को अगर हम लोग देखें, साम्राज्यवाद, तो दोस्तों साम्राज्यवाद में इसने क्या किया, अपने साम्राज्यवाद को विस्तार करने के लिए इसने उत्तर भारत पर किस पर आक्रमण किया, उत्तर भारत पर। और फिर किस पर आक्रमण किया, दक्षिण भारत पर, दक्षिण भारत। इस तरह उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों पर आक्रमण करके इसने अपने साम्राज्य को
बढ़ाना चाहा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर भारत पर इसने जो जीता, विजय किया, वहाँ पर ये कैसा शासन किया था? प्रत्यक्ष शासन। उत्तर भारत पर कैसा शासन करना चाहता था? प्रत्यक्ष। और उत्तर भारत में जो विजय किया, ये क्रम आपको भूलना नहीं दोस्तों, भूलना नहीं है। पहली विजय इसने किस पर किया? गुजरात विजय। और दोस्तों गुजरात विजय इसने कब किया? तो गुजरात विजय 1299 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण इसने किस पर किया? रणथंभौर विजय, जो राजस्थान में है। रणथंभौर विजय किया दोस्त कब? 1301 ईस्वी में। इसके अलावा चित्तौड़, ये वही चित्तौड़ है, जी हाँ, दिल थाम के बैठो, पद्मावती आने वाली है ना। चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में। इसके इतर में अगला विजय इसने मालवा को जीता, और मालवा विजय किया 1305 ईस्वी में। दोस्तों इसने सेवान को जीता, और सेवान कब जीता? 1308 ईस्वी में। और इस तरह से इसने आखिरी अटैक किया उत्तर भारत में। आखिरी विजय जो है, अंतिम विजय, जालौर, ये जालौर राजस्थान में 1311 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ का जो शासक हुआ करता था गुजरात का, उसका नाम क्या था? कर्णदेव। उस समय रणथंभौर का शासक जो था उसका नाम था हम्मीर देव। क्या नाम था? हम्मीर देव। चित्तौड़ का शासक जो था उसका नाम था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह यहाँ का शासक था चित्तौड़ का। मालवा का शासक महलक देव। महलक देव। सेवान का शासक शीतल देव। शीतल देव ये राजपूत शासक थे। और जालौर का शासक कान्हा देव। कान्हा देव। इसके बाद इसने मित्र किस पर किया? दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। और दक्षिण भारत पर इसने जो अटैक किया वो किस पर? देवगिरी पर आक्रमण, देवगिरी पर अटैक। और ये देवगिरी पर कौन सा अटैक होगा? दूसरा, क्योंकि पहला इसने अपने चाचा के काल में किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1307 ईस्वी। 1307 ईस्वी। दूसरा आक्रमण कहाँ? वारंगल। जी हाँ, ये बड़ा खतरनाक स्थान है वारंगल, जहाँ से आने वाला है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा। इसकी कथानक मैं आगे बताता हूँ। 1309 ईस्वी में। इसके अलावा इसने क्या किया? होयसल पर आक्रमण किया, होयसल पर अटैक किया। इसके अलावा पांड्य राज्य पर भी इसने क्या किया? अटैक किया। कब? तो इन दोनों स्थानों पर 1311 ईस्वी में। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने पहला दिल्ली सल्तनत का शासक, जिसने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पूरे साम्राज्य विस्तृत कर दिया। और कहते हैं दक्षिण भारत की इसकी नीतियां जो थी वो कैसा शासन स्थापित किया? अप्रत्यक्ष शासन। अप्रत्यक्ष शासन। इसे दक्षिण भारत को अपने कब्जे में नहीं करना है, केवल पैसे लेना है, केवल यहाँ से टैक्स लेना है, बाकी यहाँ से कुछ नहीं करना है। तो इस आक्रमण की श्रृंखला को बिल्कुल याद करना दोस्तों, इसे भूलना नहीं। और इसमें से थोड़ा सा अगर हम लोग चर्चा करते हैं इस साम्राज्यवाद में, तो एक एक के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी है, विशेष नहीं। इन पर हम लोग बात करें तो पहला गुजरात आक्रमण। और गुजरात, ये आक्रमण का क्रम याद रखना आपको। गुजरात विजय में उसने किसको हरा दिया? कर्णदेव को। तो गुजरात पर जब विजय किया, गुजरात विजय, तो गुजरात विजय किया इसने, क्योंकि गुजरात का उस समय शासक कौन था? तो गुजरात का शासक हुआ करता था कर्णदेव। कौन था मित्र? कर्णदेव। और यहाँ आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो उलूग खां और नुसरत खां। उलूग खां ने किया, और दोस्त किसने किया? नुसरत खां ने। इन दोनों ने यहाँ पर आक्रमण का नेतृत्व किया, उलूग खां और नुसरत खां ने। कर्णदेव इस युद्ध में क्या हुआ? पराजित हो गया। क्या हुआ दोस्त? पराजित हुआ कर्णदेव। और ये दोनों विजयी हो गए। और इसी में क्या किया गया? कर्णदेव की पत्नी कमला देवी को बंदी बना लिया गया। कमला देवी को क्या बनाया गया? कमला देवी को बंदी बनाया लिया गया। और कमला देवी बाद में जाके अलाउद्दीन खिलजी की क्या बन गई? पत्नी, यानी रानी बनना स्वीकार कर लिया। क्योंकि यहाँ पराजित हो गए कर्णदेव, अपनी बिटिया के साथ भाग गया प्राण बचा के, और पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी को लोग दिल्ली ले गए और वो अलाउद्दीन की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। नुसरत खां ने क्या किया? यहीं से, यहीं बोले तो कहाँ से दोस्त? गुजरात से इसने एक गुलाम खरीदा था। क्या खरीदा? एक गुलाम खरीदा था। और जिस गुलाम को खरीदा उसका नाम क्या था? मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर, जो एक हिजड़ा व किन्नर था। और इसे खरीदा किसने में था? 1000 दिनार में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? 1000 दिनारी कहते हैं। ये सवाल पूछा गया, इसे ध्यान में रखना। 1000 दिनारी किसे कहते हैं? मलिक काफूर को। दो गिफ्ट सौंपा गया, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। एक तो कमला देवी को, और दूसरा वफादार और योग्य एक गुलाम। दूसरा अभियान इन्होंने रणथंभौर पे किया, उसकी विशेष जानकारी नहीं, बस इतना समझो कि हम्मीर देव को पराजित किया
और उसको भी जीत लिया। पर रणथंभौर अभियान में नुसरत खां मारा गया। चित्तौड़ अभियान इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी और चित्तौड़ का जो शासक था मेरे मित्र, उसका नाम क्या था? तो गुहिलोत वंश का शासक राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। और यहाँ पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो पहले सेनापतियों ने किया था, बाद में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया और साथ में कौन आया था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी यहाँ पर आया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। इस युद्ध में राणा रतन सिंह क्या होते हैं? पराजित होते हैं। और उनकी पत्नी ने क्या किया? तो पत्नी पद्मावती ने जौहर कर लिया। क्या कर लिया? पद्मावती ने जौहर कर लिया। जौहर का मतलब है अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण को समाप्त कर लेना। पद्मावती ने जौहर कर लिया। अब यही कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट आती है। एक दामोदर कवि थे, दामोदर कवि ने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावती, और पद्मावती ग्रंथ के आधार पे ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत उपन्यास लिखा। मित्र, बताया जाता है अलाउद्दीन ने सुना कि उसके बगल में दुनिया की बाखूबसूरत एक महिला रहती है जिसका नाम है पद्मावती, और इतनी ज़्यादा सुंदर है कि जितना आप सोच नहीं सकते हो। अलाउद्दीन ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करके उसने क्या किया? छल कपट करके वो चित्तौड़ के किले में प्रवेश कर गया और बंदी बना लिया। किसको? राणा रतन सिंह को। राणा रतन सिंह से कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा, शर्त मेरी यह है कि आप अपने पत्नी को दिखा दो। राणा रतन ने कहा, बड़े उजड्ड हो व्यक्ति, अबे दूसरे की मेहरारू कौन देखता है? अलाउद्दीन ने कहा, नहीं, हम देखेंगे। शर्त तय हुआ। राणा रतन ने कहा ठीक है, और पद्मावती को कहा गया। पद्मावती अपने शयन कक्ष में बिल्कुल सजी धजी और धीरे धीरे मध्यम गति से पायलों की झनकार लेते हुए आगे आई, और दर्पण सुदूर लगभग 100 मीटर पर दर्पण रखकर उसके दृश्य को दिखाया गया। अलाउद्दीन ने ज्यों उसके मुखमंडल को देखा, यूं प्रभावित हुआ कि उसने जहां कहा था कि मैं केवल चेहरे को देखकर आपको छोड़ दूंगा, पर उसने नियत बदल दिया। कहा, अब तो मैं विवाह करना चाहता हूं। कहते हैं मित्र कि राणा रतन ने कहा, बड़े उजड्ड हो बे, दूसरे के मेहरारू कौन ब्याह करता है? पर अलाउद्दीन ने कहा, मेरा दिल आ चुका है। किस पर? पद्मावती पर। और इस तरह क्या किया कि राणा रतन को पकड़ करके लेके चला गया। कहाँ? किले में बंद कर दिया अलाउद्दीन ने, और शर्त रखी कि पद्मावती, अगर तू मेरी पत्नी बनकर आती है तो अपने पति को ले जाना। पद्मावती एक योग्य राजपूत थी और उसने भी तलवार चलाना सीख रखा था। कहते हैं पद्मावती ने शर्त स्वीकार किया। 27 डोलियां सजवाई और सभी में नवयुवक राजपूतों को बैठाया। सबको बढ़िया ओठलाली, बिंदी, पाउडर लगा के एकदम मेंटेन किया, और एक रंग की साड़ी, एक रंग की डोली लेकर चला। अलाउद्दीन ने गाजा बाजा की पहली व्यवस्था कर रखी थी। किसी ने कहा, मालिक मालिक, पद्मावती आ रही है। अलाउद्दीन का हृदय एकदम खुशी से फड़फड़ा उठा और उसने कहा, पिपहिरी वगैरह बजाया जाए। बाजे वगैरह बजना शुरू हो गए और कहते हैं डोलियां रखी गई। सिपाहियों ने कहा, मालिक डोलियों का पट कौन खोले? अलाउद्दीन ने कहा, विलंब मत करो, मेरे सब्र की घड़ी अब इंतजार नहीं कर पा रही है। और जो पट खोला तो राजपूतों ने लेके तलवार हमला किया और रतन सिंह को छुड़ा के यहाँ से लेके गए। अलाउद्दीन इस घटना से एकदम क्रुद्ध हुआ और अब की बार पहुंचा पूरी सेना बल को लेकर, इनको पराजित किया। और जब ये पराजित हो गया तो पत्नी ने कमान संभाला। पत्नी को जब लगा कि ये गद्दार मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा, तो पद्मावती ने अपनी इज्जत को सुपुर्दे खाक करना चाहा, उसके हाथ में नहीं दिया और जौहर कर लिया। और मित्र कहते हैं अलाउद्दीन इसको जीता, और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदल दिया। इसका नाम बदलकर उसने क्या कर दिया? खिजराबाद रखा, क्योंकि इसके बेटे का नाम क्या था? खिज्र खां। तो अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद नाम रखा, बेटे को शासन दिया। जैसे अलाउद्दीन यहाँ से लौटा, इन राजपूत जो भारत के सबसे योग्य और कुशल लड़ाकू वीर योद्धा, जो कहते थे साला झुकेगा नहीं मर जाएगा, ये ऐसे राजपूत वीर गाथाओं की कहानियाँ बताई जाती है कि इनको जैसे वापस अलाउद्दीन गया, लोगों ने यहाँ से क्या किया? खदेड़ा, और ये चले गए यहाँ से। और कहते हैं मित्र इस तरह से क्या हुआ दोस्तों कि चित्तौड़ पर भी इसकी विजय अस्थायी न हो पाई, और अलाउद्दीन की अंतिम विजय, पहली विजय गुजरात थी और अंतिम विजय कौन थी? जालौर। इसको अपने नोट में शामिल कर लेना। और इसके बाद इसने रुख किया किस पर? दक्षिण भारत पर। अलाउद्दीन का अगला रुख किस पर हुआ दोस्तों? तो दक्षिण भारत विजय, दक्षिण भारत पर आक्रमण। और दक्षिण भारत पर जो अटैक किया इसने दोस्त, तो दक्षिण भारत पर इसने वही नीति अपनाई थी जो किसने अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने।
अप्रत्यक्ष शासन किया, जीत कर अधीनता स्वीकार कर लिया और उनको छोड़ दिया, कहा तुम शासन करो पर मुझे टैक्स देते रहना। अलाउद्दीन ने भी कैसे शासन अपनाया? अप्रत्यक्ष नीति अपनाई, अप्रत्यक्ष नीति अपनाई, अप्रत्यक्ष शासन यहाँ पर किया। इसके इतर में इस दक्षिण भारत के आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने। जितने भी प्रांत जीते किसने जीते? मलिक काफूर ने। और मलिक काफूर ने इसी भांति क्या किया? देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। किस पर? देवगिरी पर अटैक किया। और देवगिरी पर अटैक किया 1307 ईस्वी में। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ का शासक था यादव वंश का शासक रामचंद्र देव। शासक कौन है? तो शासक का नाम है रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव यहाँ का शासक था, पर यहाँ पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने। दोस्तों किसने किया? मलिक काफूर, जो हिजड़ा और किन्नर था, पर योग्य था। इस युद्ध में पराजित हो गया कौन? तो पराजित हुआ रामचंद्र देव और इसको बंदी बनाया गया। बंदी बना के कहाँ ले जाए गए? दिल्ली। दिल्ली सुल्तान के समक्ष पेश किया गया। जब सुल्तान के समक्ष पेश किया गया तो कहते हैं कि रामचंद्र देव ने अपनी बिटिया देवल देवी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां से कर दिया और दोनों क्या हो गए? समधी हो गए। और जब समधी हो गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को अपना मित्र बना लिया। क्या बनाया? अपना मित्र बनाया। और कहते हैं ये पहला भारतीय शासक था जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या बना? दोस्त बना। इसके इतर में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे उपाधि दी। क्या उपाधि दी? राय रायन की उपाधि दी और गुजरात के नौसारी की जागीर दी और कहा मेरे दोस्त फिर जाओ तुम शासन करो। इतने में कहानी बदली मित्र। हुआ क्या कि रामचंद्र देव का बेटा शंकर देव आया। उसने पिता से कहा तुमने अधीनता क्यों स्वीकार कर ली? हम ईंट से ईंट बजा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। रामचंद्र देव ने कहा बेटवा ताव मत भरो, हम भी पूरा प्रयास किए पर शंकर देव माना ना। मलिक काफूर ने तीसरा अभियान किया देवगिरी पर और मलिक काफूर ने शंकर देव को पराजित कर दिया। और शंकर देव जब पराजित हो गया तो उसने कहा पापा सही कहते रहो, गलती तो हमसे हो ही गई। और इस तरह से देवगिरी पर आधिपत्य हो गया। अगला अभियान जो था मित्र वो वारंगल पर। कहाँ पर? वारंगल पर अटैक किया। वारंगल उस समय तेलंगाना की राजधानी हुआ करती थी और वारंगल का जो शासक था मेरे दोस्त वो काकतीय वंश का शासक राय प्रताप रुद्र देव था। नेतृत्व पुनः वही कर रहा है। नेतृत्व कौन कर रहा है आक्रमण का? तो दोस्तों नेतृत्व कर रहा है मलिक काफूर। और मलिक काफूर ने नेतृत्व किया। 6 महीने तक डेरा डाले रखा पर युद्ध का परिणाम निकला नहीं। और अंत में मलिक काफूर ने चालाकी किया, वारंगल के महल में जो पानी की सप्लाई थी उसे रोक दिया। और जब रोक दिया तो मजबूरन होकर प्रताप रुद्र देव को अपने सोने की मूर्ति बनवाई, उसके गले में जंजीर डाल करके पेश कर दिया। किसके सामने? मलिक काफूर के। और दोनों में क्या हो गई? संधि हो गई। दोस्तों बिल्कुल याद रखो, मलिक क्या किया? मलिक काफूर ने संधि किया और कहा कि मेरा जितना खर्चा हुआ है सब भरपाई करो। प्रताप रुद्र देव तैयार हो गया, सारे खर्चे की भरपाई किया। साथ में प्रताप रुद्र देव ने कोहिनूर हीरा दिया। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा भेंट किया। किसे? मलिक काफूर को। काफूर ने हीरा दिया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। दोस्तों याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कौन है? तो सबसे बड़ा हीरा आपका है कोहिनूर हीरा। और ये कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा की खान से। और मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ, ये वर्तमान में कहाँ है? लंदन के टावर में है। लंदन के टावर में, अगर ला सकते हो तो ले आओ। ये जब आरंभ में निकाला गया दोस्तों तो ये 973 कैरेट का था, परंतु इस समय 105 कैरेट का बचा हुआ है। कई शासकों के हाथ से जाते जाते तब ये पहुंचा कहाँ? लंदन। और अंतिम भारतीय सम्राट कौन था जिसके हाथ से कोहिनूर हीरा लंदन गया? तो अंतिम सिख शासक दलीप सिंह के हाथ से महारानी विक्टोरिया ने हीरा ले लिया। और इस तरह से क्या रहा? दक्षिण भारत अभियान भी पूरा हुआ। इसने कहते हैं होयसल और पांडे राज्य पर भी इसने क्या किया? आक्रमण किया। पर इन लोगों ने अधीनता स्वीकार नहीं की। इन लोगों से केवल क्या वसूला? खराज वसूला और बाकी छोड़ दिया। किसने? मलिक काफूर ने। उद्देश्य ही क्या था? धन प्राप्ति करना। यानी दक्षिण भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति। तो पहले इसकी जो साम्राज्यवाद की नीति थी दोस्त वो क्या हो गई? पूरी हो गई। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। और दूसरी नीति इसकी क्या थी? बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी की दूसरी
जो नीति थी वो क्या थी? इसके आर्थिक सुधारों में ही था बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था दोस्तों बिल्कुल जानो, इस बाजार व्यवस्था को आज हम लोग कौन सी बाजार कहते हैं? कैंट बाजार। ये बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन ने किसके लिए शुरू की थी? सेना के लिए, केवल और केवल किसके लिए? सेना के लिए। और इस बाजार का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था कम मूल्य पर वस्तुओं को उपलब्ध कराना। कम मूल्य पर वस्तुओं को उपलब्ध कराना। वस्तुओं को उपलब्ध कराना किसके लिए? सेना के लिए। क्योंकि सेना को बहुत कम वेतन था, तो उन लोगों ने कहा मालिक इतने वेतन में गुजर बसर नहीं होगी। तो अलाउद्दीन ने कहा ठीक है, जो वस्तुएं महंगी लग रही हैं आपके लिए मैं अलग बाजार लगा देता हूं, वहां आपको मार्केट के रेट से बहुत कम दामों में मिलेगा। अगर बाजार में किसी की वस्तु का दाम 10 रुपये है तो आपको 4 या 5 रुपये में ही मिल जाएगा। इसी बाजार व्यवस्था जो सेना के लिए थी, कम मूल्य पर वस्तुओं को उपलब्ध कराया। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का वर्णन या प्रशंसा करता है, तो इसकी बाजार व्यवस्था का वर्णन या प्रशंसा कौन कौन किया? बर्नी ने किया है अपनी किताब तारीख़ फिरोजशाही में। इसहाकी ने किया है, इसहाकी ने, ये विद्वान है। इसके अलावा अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतूनामा में, और इसके इतर मेरे मित्र इब्न बतूता ने किया है अपनी पुस्तक, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में। बाजार को अलाउद्दीन ने 3 प्रकार बांटा था। कितनी प्रकार की बाजार व्यवस्था मिलती है? 3 प्रकार की। पहली कौन सी बाजार थी? खाद्यान्न वस्तुओं की बाजार। पहली बाजार कौन थी दोस्तों? खाद्यान्न वस्तुओं की बाजार थी। दूसरी कौन थी? सामान्य वस्तुओं की बाजार, यानी डेली रोजमर्रा के सामान मिलेंगे। पहले में केवल क्या? आटा, गेहूं, चावल, ये सब। यहाँ दूध, घी, दही, सब्जी इत्यादि। तीसरी क्या थी? पशुओं एवं गुलामों की बाजार, पशु व गुलामों की बाजार। दोस्तों ध्यान में अब रखना, इन सारे बाजार को कंट्रोल कौन करता था? तो इस बाजार पर नियंत्रण था किसका? तो इस बाजार पे नियंत्रण होता था दीवान ए रियासत का। दीवान ए रियासत इस पे कंट्रोल करता था। परंतु अगर बात करें प्रत्येक बाजार की, क्योंकि बाजार कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, तो प्रत्येक बाजार की जांच कौन करता था? प्रत्येक बाजार की जांच करता था वो जांच अधिकारी कौन था दोस्तों? तो जांच अधिकारी था सहना ए मंडी। सहना ए मंडी। किसी को अपनी इस बाजार में अगर वस्तुओं को बेचना है तो सहना ए मंडी से रजिस्ट्रेशन करना होगा और उससे परमिशन लेना होगा। सहना मंडी जितना दाम तय करेगा उसी वस्तु पर आपको बेचना पड़ेगा। जैसे आज अपनी मंडी है, सुबह जाइए तो यहाँ मंडी अधिकारी मूल्य तय करते हैं, आज टमाटर किस भाव, प्याज किस भाव। ऐसे इस बाजार में सहना मंडी के पास सूची होता था कि किस वस्तु को इतने दाम पर जाना है। और इतना ही नहीं, अलाउद्दीन ने क्या किया दोस्तों? कठोरता से क्या किया था कि यहाँ पर कठोरता से पालन कराया। कहा कि माप और तौल में, कहा अगर कम किसी वस्तु को तौलते हो, वजन करते हो, तो दोनों हाथ काट लिया जाएगा, और अगर उचित बताए गए मूल्य से ज्यादा मूल्य लेते हो तब भी तुम्हारे हाथ को काट लिया जाएगा। इसलिए इसने कठोरता से पालन किया किसका? माप और तौल का। इसके अलावा किस पर? दाम पर भी क्या किया? कहा वस्तुओं के दाम बढ़ने नहीं चाहिए। यहां नोट करके ध्यान में दोस्तों रखना कि अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है इसे मध्यकाल का राजनैतिक अर्थशास्त्री कहते हैं। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को मध्यकाल का राजनैतिक अर्थशास्त्री कहा जाता है, क्योंकि इतनी बेहतर पहल अभी तक किसी ने नहीं की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के दूसरा डाटा ध्यान में रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा किसानों से व्यापारियों को आदेश किया कि किसानों से वस्तुएं खरीद कर सीधा लाओ और कहाँ जमा करो? सरकारी जो भंडार गृह है उसमें जमा करो, ताकि मान लो अगर देश में आपातकाल पड़े तो मैं फ्री में राशन दे सकूं, जो आज चल रहा है फोकट का राशन। तो कहते हैं राशनिंग प्रणाली शुरू किसने किया था? तो राशनिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला सुल्तान है। राशनिंग प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। पर दोस्त भूलना मत, ये केवल किस काल के लिए था? आपातकाल के लिए। तो इस तरह से अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का ये दृष्टांत। अलाउद्दीन खिलजी की अगली व्यवस्थाओं को दोस्तों बात करें तो बिल्कुल ध्यान में रखना कि अलाउद्दीन जो इतनी अच्छी व्यवस्था को लागू किया सेना के लिए, सेना को कम वस्तुओं पर चीज़ें दिलाया, आज भी हमारे इतिहास में अलाउद्दीन की इस बातों को एक्सेप्ट किया गया है। परंतु अलाउद्दीन ने क्या किया? राजस्व व्यवस्था ने उसके सबका दिल दहला दिया। अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था सभी के दिलों को दहला दिया, क्योंकि कहते हैं सर्वप्रथम इसने दोस्त क्या किया
कि किसानों से 50%, अभी तक इतना बड़ा भाई टैक्स किसी ने नहीं लिया था। अगर 1 कुंटल गेहूं उत्पादित कर रहे हो तो 50 किलो किसको दे दो? सुल्तान को। ऐसे में क्या होगा? किसानों का मनोबल गिरेगा। इसने सर्वप्रथम 50% भू राजस्व वसूला। कितना? 50% भू राजस्व वसूला। और ऐसा करने वाला दोस्तों ये पहला सुल्तान है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। 50% भू राजस्व वसूला। इसके अलावा इसने क्या किया? भूमि का मापन करवाया। क्या किया? भूमि का मापन करवाया। किसमें? बिस्वा में। कहा जमीन मापी जाएगी किसमें? बिस्वा में। और अरबी लिहाज है, एक अरबी शब्द है मसाहत, इन दोनों में भूमि का मापन कराया। कहते हैं इसने राजस्व व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए कुछ अन्य कर लगाए थे, और ये दोनों अन्य कर खूब पूछे गए हैं। एक का नाम है दोस्त घरी कर, यानी हाउस टैक्स जिसे हम लोग मकान कर कहते हैं। दूसरा चरी कर जिसे हम लोग चारागाह कर कहते हैं। जो दुधारू पशु थे उनको लिए इसने चारागाह बनवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस सुधारों में उसका सबसे क्रांतिकारी सुधार जो रहा वो कौन सा रहा दोस्त? सैन्य सुधार। सैन्य सुधार में उसने क्या किया मित्रों? तो पहली बार उसने क्या किया सैन्य सुधार में? सर्वप्रथम उसने केंद्रीय व अस्थाई सेना रखी। अस्थाई व केंद्रीय सेना रखी। दरबार में बिल्कुल परमानेंट सेना रखी जाएगी। अस्थाई और केंद्रीय सेना को व्यवस्थित करने वाला पहला सुल्तान। शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश ने। पर व्यवस्थित किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैन्य सुधार में इसने अगला कार्य क्या किया मित्र? तो पहले क्या होता था? लोग सेना में नाम लिखा लेते थे कि कुमुस्तंडे, जंग बहादुर सिंह, हरि बहादुर सिंह। और तो युद्ध में कौन चले गए? पुद्दन, रामू, हवा सिंह, पता तलवार लेके उड़ रहे हैं। तो इसने कहा जी नहीं, अब आई कार्ड बनेगा। क्या बनेगा? आई कार्ड। तो सैन्य सुधार में इसने क्या किया? सैनिकों के लिए हुलिया लिखने की प्रथा शुरू किया। सैनिकों की क्या लिखने की? हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। लिखने की शुरुआत किया था सर्वप्रथम। इसके अलावा क्या था? सैनिक अपने अगर घोड़े को साथ में लाते थे तो उन्हें अलग से वेतन दिया जाता था। अक्सर भारतीय लोग क्या करते? लिखा देते साहब मैं काबुल का घोड़ा लेके आऊँगा, और ले आते भारतीय गधा। अभी बताओ गधे से युद्ध जीत सकते हो? अलाउद्दीन ने इस पर भी कंट्रोल किया, और उसने क्या किया? घोड़े के दाग की प्रथा शुरू किया। यानी इसका मतलब है घोड़े को गोली नहीं मारना, घोड़े पे शाही मोहर लगेगी, और युद्ध के समय चेक किया जाएगा वही घोड़ा लाए हो जिस पे मोहर लगी कि दूसरा। और यही नहीं दोस्तों, इसने क्या किया? सैनिकों को इसने क्या किया? नगद वेतन दिया। क्या दिया? नगद वेतन दिया। और ये करने वाला पहला सुल्तान था। और जो पुरानी परंपरा चल रही थी दोस्त ना, कौन सी? इक्ता प्रथा, उसको इसने बंद कर दिया। बिल्कुल मत भूलना, इक्ता प्रथा शुरू किसने किया? इल्तुतमिश ने। बंद किसने कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सैनिकों को कैसा वेतन दिया? नगद। और सैनिकों ने जब कहा मालिक वेतन कम है तो इनके लिए क्या शुरू कर दिया? बाजार व्यवस्था। क्या शुरू किया? बाजार व्यवस्था दोस्तों। किसने? अलाउद्दीन ने। इन सभी सुधारों में अब पहल किसकी है? प्रशासनिक सुधार की। पहल किसकी आती है? प्रशासनिक सुधार की। और अलाउद्दीन का भाई मेरे प्रशासनिक सुधार इतना बेहतर किया उसने कि बिल्कुल आप देखना और इस कहानी को सुनना, बिल्कुल आपको लगेगा कि 13वीं 14वीं सदी में इतना बेहतर सुधार उम्मीद नहीं किया जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल दिल थाम के बैठना, इसके प्रशासन इतना बेहतर इसने बनाया। प्रशासन में इसने जो सुधार किया, तो कहते हैं इसने प्रशासन को बेहतर करने के लिए क्या कर दिया? विभागों का गठन किया। किसका गठन किया? विभागों का गठन किया। और प्रत्येक विभाग के लिए क्या कर दिया? मंत्री नियुक्त कर दिया। दोस्तों इसके प्रशासन के विभागों की मैं बात बताऊं तो इसने विभाग गठित किया, दीवान ए बिजारत। क्या नाम है? दीवान ए बिजारत। अगला विभाग इसका था दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज। दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज। नेक्स्ट विभाग था इसका दीवान ए ईसा। दीवान ए ईसा। और इसका मित्र अगला विभाग था दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत। यहां से सवाल किया जाता है दीवान ए बिजारत कौन विभाग था? वित्त विभाग। कौन सा विभाग दोस्तों? बिल्कुल याद रखना, वित्त विभाग। अलाउद्दीन के वित्त विभाग को क्या कहते हैं? दीवान ए बिजारत। और इसका प्रमुख कौन होता था? वजीर। अब जितनी वित्तीय घटनाएं होंगी सब किसके अधीन? बिजारत के। दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग है? सैन्य विभाग। इसका प्रमुख कौन है? आरिज ए मुमालिक। कौन है? आरिज ए मुमालिक। दोस्तों ध्यान में रखना कि दीवान ए ईसा क्या है? शाही सचिवालय।
जहाँ से सभी आदेश और निर्देश निकाले जाते हैं, शाही सचिवालय। और इसका प्रमुख कौन होता था? दबीर, जिसे आज हम लोग सचिव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? सचिव। और दीवान रसालत कौन विभाग है? विदेश विभाग था। कौन सा विभाग था दोस्त? विदेश विभाग था। इसका प्रमुख सुल्तान स्वयं था। कौन था? सुल्तान स्वयं था। ये विभागों में पहल करके उसने प्रशासन को बिल्कुल क्या कर दिया? शुरुआत कर दिया। व्यवस्थित प्रशासन किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और आखिरी अगर हम लोग बात करें तो इसके टॉपिक की आखिरी बिंदु मित्र जो सबसे इम्पोर्टेंट में भी एक स्थान रखता है वो है इसका स्थापत्य कला। क्या है? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में अगर मैं बात करूं मित्र तो इसने क्या किया था? निर्माण करवाया था स्थापत्य कला में, या स्थापत्य निर्माण में अगर बात करें हम अब इसकी, तो इसने क्या क्या बनवाया? सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया। किसका? सीरी फोर्ट यानी सीरी किला। इसके अलावा 1000 खंभों का महल, 1000 खंभों का महल, या जिसे आप 1000 सितून क्या कहते हैं? 1000 सितून भी कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? 1000 सितून। पर इन इमारतों में सबसे बेहतर इमारत जो इसकी मानी जाती है वो क्या है? अलाई दरवाज़ा। दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना, अलाई दरवाज़ा कहते हैं पहली इमारत है, पहली इमारत, ये पहली इमारत है जिसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है? वैज्ञानिक शैली का। ये पहली इमारत है जो वैज्ञानिक शैली में बनी, जिसका नाम क्या है? अलाई दरवाज़ा। कहाँ है? दिल्ली में ये है। और दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना, इसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। वास्तुकला का रत्न कहा जाता है किसे? अलाई दरवाजे को। और इसकी कई हमारे इतिहासकार इसकी खूब प्रशंसा करते हैं। इसके अलावा इसने जमैत मस्जिद बनवाया था, जमैत खाना मस्जिद, जमैत खाना मस्जिद भी बनवाया। और इसके इतर दोस्तों इसने हौज ए अलाई तालाब का निर्माण भी करवाया था। हौज ए अलाई तालाब का निर्माण भी कराया किसने? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश का अब विविध में थोड़ी सी बातें बिल्कुल ध्यान में रखना, लास्ट बात विविध। तो इसका राजकवि कौन होता था? तो इल्तुतमिश का राजकवि था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो इसका राजकवि था दोस्तों। पहली बार राजकवि के पद पे आया। इसके अलावा इसका दरबारी विद्वान और कौन था? तो इसके दरबार में और विद्वान रहते थे जिसमें नाम आता है अमीर हसन देहलवी, अमीर हसन देहलवी और बर्नी, ये भी आते थे। इसके दरबार में दोस्त 47 साहित्यकार निवास करते थे। कितने? 47 साहित्यकार निवास करते थे। और इस तरह से घड़ी अब आखिरी रही। और इस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल क्या हुआ? 1316 में इसकी मृत्यु हो गई और इसे दिल्ली में दफनाया गया। इसका मकबरा भी कहाँ है दोस्त? बिल्कुल कहाँ पर है? दिल्ली में। तो इस तरह से हम लोगों ने सफ़र तय किया किसको? अलाउद्दीन के वीर गाथाओं। उसके बिल्कुल हर एक टॉपिक मैं वादा करता हूँ आप इस चैनल पे, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आए हैं और इस चैनल पे आए हैं, विश्वास कीजिए इतिहास का एक भी तथ्य हम लोग नहीं छोड़ेंगे। विविध में एक बात केवल और आप ध्यान रखना, इल्तुतमिश के काल में अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। अवध में कौन सा विद्रोह हुआ था? पृथु का विद्रोह हुआ था दोस्तों। ये बिल्कुल ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा गया है, इसे बिल्कुल याद रखना। इस तरह से हम लोगों ने पूरा टॉपिक बहुत सहज और सरलता से प्रयास किया है। आप अगर नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, वादा मैं करता हूँ यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और जैसा मैंने वादा किया है कि आपका स्नेह और प्यार बना रहा तो मैं बिल्कुल हर क्लास आपको जैसा कहा हूं वैसा पूर्णतया करूंगा और आपको आपकी सफलता की मंजिल तक पहुंचा ही रखूंगा। धन्यवाद।